बचपन में मेरा परिवार में अनाथ नहीं थे। 3 बड़े भाई हमारे थे, सबसे छोटी बहन मैं थी। परिवार का मुझको प्यार नहीं मिला था, गार्जियनशिप हमको नहीं मिला था। मैं अनाथ की तरह सब जगह रही, अपना काम की, बर्तन धोई, सब कुछ की, रेजा की, सब काम मैं की। आज मुझको आप जो सवाल कर रहे हैं, जंगल जमीन जाने के बाद क्या होता है, 1000 रुपया हमको देता है, इतना प्रताड़ना करता है ना। आप मने सही से काम करने सकते रहे हैं स्वतंत्र रूप से, ना सोच पा रहे हैं, इतना प्रताड़ना। और इधर आदिवासी समाज का इतना बड़ा कोयल कारो परियोजना बांध बनने का घोषणा सरकार कर दिया। कोयल कारो परियोजना क्यों खतरनाक है, उस पर एक विकास मान से एक पत्रिका निकला, कोयल कारो अंक, मैं पहला लेख वहां से लिखी। उन लोग बोले अभी आपसे बात कर रहे हैं, रात को हम लोगों का क्या होगा नहीं जानते हैं। तो मैं बोली कि फिर भी आप लोग क्या करना चाहते हैं। तो लोग बोलते हैं जमीन बचाना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ कोई नहीं है। तो मैं उन लोगों के सामने शर्त रखी, अगर आप लोग जमीन बचाना चाहते हैं तो मेरा शर्त इतना ही होगा कि मैं कहूंगी वोट तो आपको उठना पड़ेगा, और जब तक खड़ा रहने के लिए मैं बोलूंगी आपको खड़ा रहना पड़ेगा। था जितना भी लिखा लेखक लोग था उनका निचोड़ मैं लिखी थी मुंडारी में। तब मैं बोली कि अरे मैं तो आज लिखी, लेकिन मैं सबसे अच्छा लिखी हूँ, सबका नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हमारे साथ बात करने के लिए आंदोलनकारी, बुद्धिजीवी और कहें कि आंदोलनकारी जिस तरह से झारखंड लड़ाई लड़ के लिया गया था, और भी बात करें कि जो महिला दिवस है तो महिलाओं का कितना उत्थान हुआ है, तमाम बात करेंगे। हमारे साथ आर्यन लेडी दैन बारला है और दीदी से बात करते हैं कि आज आदिवासी महिलाओं की असली स्थिति आप कैसे देखती हैं? सबसे पहले मैं झारखंड स्वतंत्र खबर को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य के और देश के महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करने के लिए जो आपने मौका दिया, मैं धन्यवाद देती हूँ। और सभी को मैं आज के दिन के लिए जोहार देती हूँ, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मैं बधाई भी देती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में पूरे विश्व में एक तो देखेंगे कि महिला दिवस के रूप में मना रही हैं, अधिकार के रूप में, और उस अधिकार आज के दिन को कोई जश्न के रूप में मना रहा है, कोई संघर्ष का संकल्प लेने के दिन के रूप में मना रहा है, कोई समाज में जो परिस्थितियां हैं, राज्य में जो परिस्थितियां हैं महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का समीक्षा करने के लिए भी लोग आज का दिन को देखते हैं और उस रूप में भी लोग मना रहे हैं। मैं आपका जो सवाल है उस सवाल का जवाब देने के पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में मना रहे हैं, झारखंड में भी मना रहे हैं, और उसमें हर तबके के लोग मना रहे हैं। उसमें शासक वर्ग भी मना रहा है, पीड़ित वर्ग भी मना रहा है, प्रशासनिक वर्ग भी मना रहा है। और आज की तारीख में जिनको हम कहते हैं कि जो समुदाय में शोषित, वंचित जो समूह है वो भी मना रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। मेरा ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, उस प्रसंग को थोड़ा सा अलग करके देखने की जरूरत है कि आज 8 मार्च 1914 को जब पूरे वर्ल्ड में महिला दिवस के रूप में 1914 नहीं, उसके पहले ही जब
महिला दिवस के रूप में क्यों मनाया गया उसको हम देखेंगे तो अमेरिका में जो काम करने वाली सूत मिल में जो काम करने वाली कामगार महिला अपने मानव अधिकार का हक के लिए, उसमें आपका समय का घंटा है, उसमें समान पारिश्रमिक मिलने का है, और उसके साथ ही महिलाओं के साथ बच्चे होते हैं कामगार महिलाओं के साथ, और उन महिलाएं अपने बच्चों को भी अपने काम के स्थल में वो लेके जाती हैं, तो उनको दूध पिलाने के लिए भी समय नहीं होता था। तो ये मानव अधिकार के दायरे में आता है। और जब महिलाओं को खटाया जाता था ज्यादा घंटा तक, और ज्यादा घंटा खटाने के बाद कम मजदूरी दी जाती थी, और उसके साथ ही बच्चों को दूध पिलाने का समय भी नहीं दिया जाता था। तो इन जो मैंने 3 बिंदु रखी, लेकिन उसके साथ और भी था। ये तमाम जो बुनियादी अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों के लिए ही महिलाएं अपने जो वो सिस्टम के खिलाफ में है, जो वहां पर जो सिस्टम था उस सिस्टम के खिलाफ में कि हमको 12 घंटा 14 घंटा नहीं, हमको सर्टेन समय जैसे 8 घंटा हमको माने काम का घंटा हमारा तय किया जाए, और अगर 8 घंटा काम करेंगे तो हमारे लिए मजदूरी हमको पुरुषों के बराबर मिलना चाहिए, और उसके साथ ही हमारे साथ बच्चे हैं, हम महिला हैं, तो वो हमको अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए भी आपको समय देना होगा। इसकी मांग के लिए उन लोगों ने मैंने एक गोलबंद हुआ था, एक सिस्टम के खिलाफ में, एक वर्ग के खिलाफ में। एक वर्ग है आपका उत्पादक वर्ग है, आपका एक वर्ग जो है जो हम कहेंगे कि उत्पादक वर्ग है, और वो आपका प्रशासनिक वर्ग है। और उनसे अपने हक की मांग के लिए मजदूर करने वाली माने उसके अंडर में कंपनी में जो महिला काम करती थी, सारे लोग वो गोलबंद हुए। तो मैं इसको देखती हूँ कि एक सिस्टम के खिलाफ में और एक वर्ग के खिलाफ में महिलाएं अपना हक और अधिकार के लिए आवाज उठाने के लिए गोलबंद हुई, संघर्ष की, और संघर्ष का जीत हुआ। और उस जीत माने सिस्टम के खिलाफ वो जीत हासिल की, एक वर्ग के को मने वो पराजय की, और उनको मने पछाड़ के अपने हक को वो ले पाए। और आज के दिन उसी को लेके पूरे वर्ल्ड में ये घोषित किया गया कि 8 मार्च को पूरा विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मनाएंगे। तो आज की तारीख में जो आपने सवाल किया कि आज मैं आदिवासी महिलाओं की असली आजादी और सम्मान की स्थिति आप कैसे देखते हैं महिला दिवस? आदिवासी आज के दिन जो आपने सवाल किया कि आदिवासी महिलाओं की आजादी, उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति को मैं किस तरह से देखती हूँ। मैं ये बात इसलिए पहले कही कि हम वर्ग और सिस्टम के खिलाफ वो लड़ाई था, और वो लड़ाई महिलाओं ने जीता। तो आज जब हम समीक्षा करते हैं महिला दिवस के अवसर पर, झारखंड और भारत की महिलाओं का भी हम स्थिति को अगर हम सामने रखें, तो आज महिलाएं निश्चित रूप से एक तरफ से हम कहेंगे कि प्रशासनिक के आधार पे हम लोगों को आज सरकार बोलती है कि आपको हम इतना परसेंटेज आरक्षण दे रहे हैं, और आपको हम आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए महिलाओं की बात करेंगे तो कई योजनाएं आप चला रहे हैं। महिलाओं का आपका शादी से आप लीजिए, शादी से लेके बच्चा पैदा होने तक
और उसके साथ ही आप फिर चले जाइए वृद्धा पेंशन तक, आप चले जाइए, फिर आज की तारीख में जो मैया मैया सब चल रहा है, उन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत बड़ा। आप भारत में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए काम हो रहा है, महिलाओं की आजादी के लिए काम हो रहा है, ये हम कहेंगे। लेकिन जमीनी हकीकत पर जाने की जरूरत है। मैं ये बात शुरू में ही इसलिए स्पष्ट की कि सिस्टम ने जो भी, अगर संविधान में महिलाओं को जो अधिकार दिया है, यहाँ पर महिलाओं को, आदिवासी समाज में महिलाओं को सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम में हम लोगों को वो अधिकार नहीं दिया जो अधिकार हमको मिलना चाहिए। इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि हम आदिवासी महिलाओं की बात करेंगे तो हम परंपरागत की बात सब कोई करते हैं ना, और परंपरागत में मतलब मैं उस परंपरा की बात करती हूँ जहाँ पर आदिवासी समाज पूरे भारत के साथ पूरे विश्व और पूरे झारखंड की बात हम करेंगे तो आदिवासी समाज का अपना कल्चर रहा, जिसको हम लोग परंपरा के रूप में बोलते हैं। और परंपरा इसलिए बोलते हैं कि शुरुआत में जो हमारे जीवन शैली में हमने किया, हमने जो जीवन शैली में किया और जीवन शैली में जो जीवन जिया, वही हमारा परंपरा है ना। तो आदिवासी समाज जंगल को साफ किया, खेती लायक जमीन बनाया, पहाड़ की ढलानों को समतल किया और वो खेती लायक जमीन बनाया, गांव बसाया और गांव का विस्तार हुआ। गांव का विस्तार होते होते वो एक बड़ा समाज बना, और बड़ा समाज बना तो वहां पर जब आप प्रैक्टिकल देखते हैं, आदिवासी समाज में आज भी वही है। पुरुष जब झाड़ी काट रहा था, पुरुष जब कुदाल चला रहा था, निश्चित रूप से महिलाएं घर में सोई नहीं थी। अपने बच्चों को पीठ में बांध के अपना पति के खेत में खाना बना के खेत में वो जाती थी, और खेत में अपने पुरुष के लिए जो काम कर रहा है उनको खाना खिलाती थी, और जो साइड में झाड़ी जो काट के रखा हुआ है, उस झाड़ी को खींचते खींचते घसीटते किनारे वो ले जा रही थी। ये आपका आदिवासी समाज का जो सामूहिकता, आदिवासी समाज में स्त्री पुरुष का जो समानता है, वो आज भी खेतों में दिखाई देता है, आज भी खलिहान में दिखाई देता है, आज भी परिवार में, घर में दिखाई देता है, आज भी समाज में दिखाई देता है, समाज का रीति विधि में दिखाई देता है, समाज का पर्व त्योहार में दिखाई देता है, समाज का जीवन मरण शादी ब्याह सब में दिखाई देता है आदिवासी समाज में। तो उसी को हम लोग परंपरा कहते हैं। अब रही बात कि जब हम यहाँ पर आदिवासी समाज, मैं पूरे समाज की बात फिर मने जा रही हूँ। जब आज हम लोग 2026 में हम लोग बात कर रहे हैं, तो आज आदिवासी समाज पूरे देश के साथ पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो आदिवासी समाज, एक तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और आपका 1856 का जो यहाँ पर संथाल विद्रोह हुआ, सिद्धू कान्हू के साथ फूलो झानो भी थी, और उसके साथ आप देखिएगा कि संथाल विद्रोह के साथ जब आप आगे बढ़िएगा तो मुंडा इलाका में यहाँ पर कान्हू मुंडा, बिरसा मुंडा, डोंका मुंडा के साथ मक्की मुंडा, ये लोग भी थे। और जब उरांव समाज के इलाके में आप जाइएगा आजादी की लड़ाई में, तो आप जतरा टाना भगत के साथ, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, उनके साथ आपका जतरा टाना भगत की पत्नी जब जेल, जतरा टाना भगत को जब अंग्रेजों ने जेल लेके गया तो उसकी पत्नी देवमणि उर्फ बंधनी वो आंदोलन को आगे बढ़ाई। तो ये आदिवासी समाज का संघर्ष जंगल जमीन से लेके अपना स्वशासन, स्वायत्त
शासन का जो संघर्ष हुआ, अंग्रेजों के गुलाम से देश को मुक्ति का जो संघर्ष हुआ, उसमें भी बराबरी का ये था, भागीदारी था। देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के पहले यहाँ पर CNT एक्ट बना, SPT एक्ट बाद में आया, लेकिन उसी के समय आपका कोल्हान का विल्किंसन रूल भी बना, और वो पूरा समुदाय के सामूहिक रूप से जो समाज का जो माने पहले से जो समाज का जो हम कहेंगे समुदाय के जो भावना था, उस भावना के साथ ही वो CNT एक्ट भी बना और आपका कोल्हान का विल्किंसन रूल भी बना, SPT एक्ट भी बना। तो वहां पर जब स्त्री पुरुष की बात करेंगे तो हमारे आदिवासी समाज में जो है सामूहिकता को बरकरार रखने के लिए, सामुदायिक अधिकार को बरकरार रखने के लिए वो पुरुषों को माने फोकस में रखा गया कि ये कोई एक व्यक्ति जमीन का मालिक नहीं होगा, लेकिन खानदान के पूरे जो कुल का संपत्ति का एक पुरुष दो पुरुष जो खानदान में जो मूल होते हैं उनके नाम से होता है, महिलाओं के नाम से नहीं होता है। अब रही बात कि जब हम देश आजाद की बात करेंगे, आज बहुत सारे नियम और कानून आदिवासी महिलाओं के लिए भी आया, समाज के लिए भी आया, लेकिन मैं फोकस वहां पर करना चाहती हूँ कि जब हम आदिवासी समाज की बात करेंगे तो देश आजाद होने के बाद जो हमारा जो सामूहिकता का जो भावना था, उस भावना के प्रतिकूल CNT एक्ट के प्रतिकूल कई कानून बने, SPT एक्ट के प्रतिकूल कई कानून बने, और आपका विल्किंसन रूल के प्रतिकूल कई कानून बने। देश का कई कानून हमारे समाज का सामुदायिकता के प्रतिकूल बना। तो आज 2026 में आदिवासी समाज की महिलाएं, एक तरफ से देश आजाद हुआ है, लेकिन आज आपने सवाल किया कि आदिवासी महिलाएं कितनी आजाद हैं। अब तो CNT एक्ट भी आपका कारपोरेट के गिरफ्त में है। आपका यहाँ का हमारे गांव का एक एक बूंद पानी कारपोरेट के हाथ में गिरफ्त में है। जंगल का एक एक पेड़ और पौधा कारपोरेट के हाथ में, उनके मालिकाना के हाथ में सौंप दिया गया है। और उसके साथ ही हमारा जितना भी आपका हमारा भाषा और संस्कृति और हमारा अर्थव्यवस्था, वो जल जंगल जमीन के साथ ही जुड़ा हुआ है। आज तो सब पर कारपोरेट का मालिकाना हक है। तब आपने सवाल किया कि आदिवासी महिलाएं कितनी माने आजाद है। आजाद कहाँ है? आप तो हम लोगों का राज बनने के बाद जिस तरह से यहाँ पर आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट 2015 लाया गया, और उसके साथ ही आपका यहाँ पर जो पेशा कानून को खारिज करते हुए लैंड बैंक 2016-17 में लाया गया, और जिस तरह से हम लोगों का जो ये 5th शेड्यूल और गांव का जो सामूहिक मालिकाना हक था, उसको सारा चीज को मैंने खारिज करते हुए भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी है, रघुवर दास उस समय मुख्यमंत्री था, उनको आदेश दिया सबको नदी नाला सरना मसना सबको खेत खलियान को लैंड बैंक में डाल दिया। तो अब आप बताइए, तो आदिवासी महिला आजाद कैसे हैं? वो तो कारपोरेट के हाथ में उनके तमाम अधिकार को, पूरे समाज के अधिकार को गिरफ्त में रख दिया गया। दीदी, एक और सवाल है कि आपको आयरन लेडी कहा जाता है। आपके जीवन में कौन कौन सा संघर्ष था जिसने आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाया? हाँ, मेरे जीवन में संघर्ष तो मैं जब से मैं समझ रही हूँ, होश संभाली हूँ, एक एक कदम में हमारे जीवन में संघर्ष का ही मने हर कदम था। पहला कदम तो वो था जब मैं छोटी थी, मैं दूसरा तीसरा क्लास में पढ़ रही थी। तब हमारे परिवार में हमारे पिताजी माताजी संयोग रहा, या तो आप आदिवासी समाज को
मेरे ही नज़रे से आज भी मैं देखती हूँ कि आज भी समाज उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में माने अभी भी बहुत पीछे है। तो हमारे माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे पिताजी का बहुत जमीन था, हमारे दादा दादू सब बहुत अच्छा परिवार मैंने ये करके रखा था। लेकिन जब मैं तीसरा क्लास में थी, दूसरा तीसरा क्लास में, उस समय जमींदारी प्रथा खत्म हो गया था। और जब जमींदारी प्रथा खत्म हो गया था तो जमींदारी उस समय लोगों को, जब जमींदारी प्रथा खत्म हुआ तो जो जमीन जिसको जो जोत रहा है, को कोड़ रहा है, वो उन्हीं के नाम से जमीन कर दिया गया था। तो उसमें से, उसी में से हम लोगों का जमीन को माने अगल बगल गांव के जो साहूकार लोग हैं, जो जमींदार का जो सेवक लोग थे, वो लोग मिलके हमारे पिताजी से सादा कागज में कोना में अंगूठा का निशान लगवाया और बॉडी में क्या लिखा किसी को पता नहीं। लेकिन जिस जमीन को हमारा दादा दादू से मेरा बाप लोग तक खेती करते आ रहा था, जब ये घटना घटा उसके बाद उस पर बैन कर दिया गया खेती, माने जमीन को, जमीन उसमें हमारे घर वाले लोग जोतने के लिए जाते थे, हमारे पिताजी लोग, तो साहूकार के लोग उन पर रोक लगा देते थे। जब हमारे माँ बाप लोग जब भी मैंने खेत में चढ़ा, उन लोगों को रोक लगा दिया गया। खेत जबरदस्ती मैंने जोता गया, हमारे घर वाले लोग जोते। लेकिन ऐसा भी समय आया कि जब हमारे घर में धान कटने के बाद धान घुसा लिया गया और हमारा घर से धान भी वो लोग जाके घर से दबाव देके, गांव वालों को अपने तरफ करके दबाव देके, इतना दबाव दिया कि घर में रखा हुआ धान को भी वो लोगों मैंने बंटवारा, हम लोगों का जमीन है, हम लोगों को दीजिए, जबरदस्ती ले गए। हमारे माँ बाप कोर्ट में चढ़े। कोई भी कोर्ट में आपका छोटा केस भी होता है या तो बड़ा केस भी होता है तो गवाह का जरूरत होता है। अगला व्यक्ति, अगला वर्ग इतना दबंग था कि पढ़ा लिखा वर्ग था, तो वो लोग इतना दबाया कि हमारा परिवार के, हमारे पिताजी के गवाह में किसी को चढ़ने नहीं दिया गया। मेरे पिताजी के साथ एक दो परिवार और था, हम लोगों के तरफ से किसी को गवाही में नहीं चढ़ने दिया गया। नतीजा हमारे माँ बाप केस हार गए। केस हारने के बाद केस लड़ते लड़ते मेरा घर का गाय बैल बकरी सारा चीज बिक गया, जितना जमीन था सब बंधिक हो गया। और मेरी माँ, मैं जब चौथा क्लास चढ़ी थी, उसी समय सबसे निचला भाई वो पढ़ रहा था कमदारा ग्लोसप मेमोरियल हाई स्कूल में, वो भी माँ के साथ आया रांची शहर, जो यहाँ से आपका करीब 100 किलोमीटर दूर होगा। अब तो नज़दीक हो गया, पहले दूर लंबा था तो दूरी खूंटी तरफ से दूर था। मैंने वो रांची शहर आई और ये पीपी कंपाउंड में सरदार पंजाबी परिवार में वो काम करने लगी, बर्तन धोने का काम करने लगी जयफर स्टूडियो का मालिक के यहाँ। उसके बाद हमारा भाई यहीं पर उनका सुजान सिंह सरदार बगल में थे, उनके आउट हाउस में रह के वो कुली का काम करने लगा। मेरा पिताजी दूसरे गांव में वो जाके धांगर हो गया। सबसे बड़ा वाला भाई विजय था, वो दूसरों के घर में धांगर हो गया। मैं और मुझसे बड़ा वाला भाई केवल गांव में रही और हम लोग मेहनत मजदूरी करके, हम लोगों के घर में कुछ भी नहीं था। बरसात में दूसरों के खेत में काम करते थे, गर्मी के दिन में लाह करन चुनते थे, बेचते थे। चौथा क्लास से 8वां क्लास तक इसी तरह जीवन जिए। उसके बाद लगा कि नहीं, हमको भी पढ़ना चाहिए बढ़िया, तो हम अपना सर्टिफिकेट लेके रांची शहर चले आए। मैंने 10th तक पढ़ाई मैंने वहाँ की गाँव में? हाँ, गाँव में किए। उसके बाद रांची शहर आए। रांची शहर में यहाँ सुजाता सिनेमा हॉल है, वहाँ पर पुलिस चौकी था, वहाँ पर मैं बर्तन धोने का काम करती थी। संत मार्गरेट हाई स्कूल में नाम लिखाए और उसके बाद मैं सुबह शाम पुलिस चौकी में बर्तन धोती थी। उनका जो
बचा हुआ दिन का खाना हमारे लिए सुबह के लिए स्कूल जाने के पहले का भोजन होता था। और उनका जो माने दिन का खाना स्कूल से आते थे, बर्तन धोते थे और रात का हमारा खाना होता था। इस तरह करके मैंने अपना पढ़ाई पूरा किए और उसके साथ ही यहाँ सब जाति समाज की बात करते हैं, तो मैं इसीलिए हमेशा आदिवासी और मूलवासी की बात करती हूँ और सभी जाति समुदाय की बात करती हूँ। पीपी कंपाउंड में सुजान सिंह के यहाँ जो गाय गोहाल था, वहाँ पर हम लोग दोनों भाई बहन रहते थे और भी मजदूर क्लास के लोग वहाँ पर रहते थे, कूली काम करने वाले लोग, रेजा काम करने वाले। एक तरफ गैया लोग रहते थे, एक तरफ हम लोग रहते थे वहाँ। और मेरी माँ प्रीतम सिंह के यहाँ वो बर्तन धोने का काम करती थी। बाद में हम दोनों वहाँ जब मैंने पढ़ने में दिक्कत होने लगा तो हम लोग टहल सिंह का एक जमीन था, अभी गुरु नानक स्कूल के सामने बगान था, वहाँ उस बगान में छोटा सा घर था आपका, हो सकता है कि 3 बाय 5 फीट का था। वहाँ हम दोनों रहते थे। वहीं से हम मैट्रिक का भी फॉर्म वगैरह सब भरने तक वहीं पर थे। और उस मैंने पुलिस चौकी से काम नहीं चल रहा था, तो और भी मैंने परिवार में, पंजाबी परिवार में, फिर आपका मारवाड़ी परिवार में ये बर्तन धोए, घर झाड़ू पोछा किए। उसके बाद मतलब हम वहाँ से जब दिक्कत होने लगा तब हम इधर सिरुमटोली आए हैं। और फिर संत मार्गरेट हाई स्कूल के टीचर लोग मुझको बहुत मदद किए, फॉर्म भरने में मदद किए, सारा चीज में, पढ़ाई में, मैट्रिक का एग्जाम लिखने में मुझको मदद किए। तो ऐसा करके हमने अपनी पढ़ाई पूरा की। तो यही चीज है अभी तक भी। झारखंड आंदोलन फिर कैसे आए? झारखंड आंदोलन में जब मैंने पढ़ाई अपना आगे भी जारी रखी, मैंने अपना पढ़ाई करने के दौरान बाद में मेरा अपना काम करने का तौर तरीका बदला। बाद में मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और फिर मैं पार्ट टाइम जॉब करने लगी। कॉलेज जाने के कॉलेज के समय में मैंने हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सीख ली। मैं जोगदा सत्संग मठ में वो टाइपिंग का काम भी की। ये सब एक साथ चल रहा था। तब उसके बाद जब मैं मेरा पढ़ाई जब मैं एमए लिखने के बाद जब मुझको ये समझ में आया कि अब हमको कुछ करना चाहिए। तब क्या करना चाहिए? तब उसी पीरियड में मैं 2 साल 2.5 साल तक मैं नौकरी के लिए आवेदन करती थी। मैं रिटिन में पास हो जाती थी, लेकिन ओरल में मुझको छांट देता था। लेकिन उस समय मैं एक आवेदन डाली थी, उस आवेदन में मुझको प्राइवेट में ऑफिस असिस्टेंट कम अकाउंटेंट के लिए रखा, इसलिए कि मैं अपना कॉलेज पीरियड में मैं अकाउंटेंट का भी काम की, टाइपिंग का भी काम की, सब काम एक साथ चल रहा था। तो मुझको रखा एक संस्था में और वहाँ पर जब मैं रही 2 साल रही। 2 साल में वहाँ से एक मैगजीन निकलता था, विकासमान पत्रिका। तो विकासमान पत्रिका में फैसलदा उसमें वो लिखते थे। विकासमान पत्रिका का एडिटर फैसलदा थे, तो फैसलदा आते जाते थे वहाँ, और वहाँ पर हमारी पहली मुलाकात हुई। लेकिन उसी दरमियान में संस्था में ऐसा हुआ कि आदिवासियों के नाम से कुछ फंड आया हुआ था, बच्चों के नाम से। तो जो फंड आया मेरे दिमाग में था कि ये आदिवासी महिलाओं के नाम से ये फंड है, आदिवासी बच्चों के नाम से ये फंड है, ये पूरा पैसा आदिवासी समाज में खर्च होना चाहिए। मैंने लड़ झगड़ के अपना जो अकाउंटेंसी का जो काम था ना, उसको भी लड़ झगड़ के लिया और पूरा जवाबदेही मैं अपने हाथ में ले ली। मुझको नहीं पता था कि संस्था का कल्चर क्या होता है, कि आपका जो पैसा आया उसमें 2 पैसा खर्च करो और बाकी पैसा ये संस्था में रहने दो। हाँ, मुझको नहीं पता था। मैंने खर्च कर दिया तो संस्था का मालिक
आपका साउथ में था, वो बार बार दौड़ के आए और मुझको कहे कि नहीं ये पैसा आप वापस करो, आप क्यों बच्चों का में खर्चा कर दिया, क्यों ब्लैक बोर्ड इतना का दिया, क्यों इतना का आप बच्चों को खेल का सामग्री दिया, पढ़ने का सामग्री की क्यों ऐसा दिया। अब मेरे ऊपर चढ़ने लगा, तब मेरे दिमाग में उसी समय खुला। सारे लोग मतलब वहां संस्था में काम करने वाले नीचे से ऊपर वाले लोग सब एक तरफ हो गए, केवल दमनी अकेले खड़ी रही, अकेले खड़ी रही। और वो लोग मुझको वो बोले मुझको, वहां का संस्था का मालिक, कि ऐसे मने घी नहीं निकलेगा, टेढ़ी अंगुली से घी निकलता है, तुमको कोर्ट में चढ़ाएंगे और कोर्ट्स में तो तुमको मने जवाब देना पड़ेगा और कोर्ट तुमको ये पैसा वापस कराएगा। मेरे दिमाग में आया, मैंने एक दो सिनेमा में देखी थी, तो मेरे दिमाग में आया कि कोर्ट में, हाँ वहां पर कटघरा में बैठ के बोलता है, यस में लोड बोलता है लोग। तो मेरे दिमाग में आया कि जिस दिन कोर्ट में हमको चढ़ाओगे उस दिन हमारे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। मैं भी उस दिन वहां से पूछूंगी कि आदिवासियों के नाम से कहां से तुम पैसा लाते हो, महिलाओं के नाम से कहां से पैसा लाते हो और कितना पैसा तुम खर्च करते हो आदिवासी समाज के लिए। मैं भी एकदम तैयार हो गई। उसके बाद हम लोगों का शीत युद्ध चला, 6 महीना तक शीत युद्ध चला। शीत युद्ध चला, वासी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जनसत्ता में लिखती थी, उन्होंने लिखा कि यहाँ बहुत सारे संस्थाएं आदिवासियों का हित की बात करते हैं, आदिवासी महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन जब आदिवासी लड़कियां सशक्त हो जाती हैं, समाज के लिए जागरूक हो जाती हैं, तो उनके ऊपर में किस तरह से मैंने प्रताड़ित उनको किया जाता है। वो चला गया, कब उनका जो लिखी थी, गृह मंत्रालय में चला गया, गृह मंत्रालय दौड़ के आया, मुझको हुआ था, मैं बोली कि वो है उनका संस्था यहाँ से बैंडिंग कर दिया, बैंड अप किया और फिर यहाँ से चला गया। वहां से मेरा संघर्ष शुरू, और उसी बीच में ये 95 का ये है, 1995 का दौर था, और उसी समय कोयलकारो परियोजना बनाने की भी बात हुई, कोयलकारो परियोजना बनाने की भी बात हुई। तब मेरे मन में आया 1000 रुपया हमको देता है, इतना प्रताड़ना करता है, ना आप मने सही से काम करने सकते रहे हैं स्वतंत्र रूप से, ना सोच पा रहे हैं, इतना प्रताड़ना। और इधर आदिवासी समाज का इतना बड़ा कोयलकारो परियोजना बांध बनने का घोषणा सरकार कर दिया। फैसल जी के साथ हमारा वो वहीं से शुरुआत हुआ। तब मैं इन लोगों के साथ करीब में आई फैसल जी, वासवी जी, उस समय अंग्रेजी अखबार के अरुण ठाकुर जी थे। तब मैं जाने लगी कोयलकारो क्षेत्र में, कोयलकारो इलाका में, अपना वहां पर डिबरी बत्ती अबुआ, बिजली बत्ती कबुआ करने लगे। कोयलकारो जन संगठन के साथ मैं जुड़ गई, उधर ही रहने लगी। और उसी बीच में कोयलकारो परियोजना क्यों खतरनाक है, उस पर एक विकास मान से एक पत्रिका निकला, कोयलकारो अंक। मैं पहला लेख वहां से लिखी, वहां से हम लिखे, मुंडारी में मैं लिखी। उसके बाद तो बस क्या था, जितना भी लिखा लेखक लोग था उनका निचोड़ मैं लिखी थी मुंडारी में। तब मैं बोली कि अरे मैं तो आज लिखी, लेकिन मैं सबसे अच्छा लिखी हूँ, सबका निचोड़ मैं लिखी हूँ। तब उसके बाद से कोयलकारो आंदोलन में पूरी तरह से रही। जब कोयलकारो आंदोलन वहां पर रुक गया, तब फैसल दा सब के साथ हम लोगों ने तय किया कि अखबार में काम करना चाहिए। तब वहां से हम लोग बोले कि कैसे काम करेंगे। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज से निकले हुए वह जेरोम जराल कुरैश कुजूर सुनील मिंजे बिजू लोग वहां पर छत्र आंदोलन चला रहे थे। अपना नेतरहाट आंदोलन में उन लोगों का बड़ा रोल था। उधर से भी लोग, लड़का लड़की लोग थे, और कोयलकारो परियोजना के खिलाफ लड़ने वाले उधर से मैं थी। हम लोग एक जगह मिल गए। मिलने के बाद हम लोग बोले कि हाँ, फैसलदार बोले कि मीडिया पर आदिवासियों को काम करना चाहिए। तो हम लोग बोले कि कैसे काम करेंगे, आप चलिए हम लोगों को बताइए। तब मेरे नाम से, और एक लुगु टाइगर बोलते थे, क्या अल्फ्रेड एक का, जो आपका तेनुघाट विस्थापितों का आंदोलन कर रहे थे, वो उनके नाम से और मेरे नाम से 25,000 लोन हम लोग बैंक से लिए, और हम लोग जनक पत्रिका शुरू किए। और जनक पत्रिका शुरू किए, उसके बाद जनक पत्रिका शुरू करने के बाद लिखने भी लगे, न्यूज भी लाते थे,
और उसके साथ हम लोग जहाँ जिन मुद्दों को लेके लिख के लाते थे और उसके लिए मतलब समाज बोलता, आप सोचते थे कि वहां पर ये समाज में ये दिक्कत है, वहां पर ये दिक्कत है, क्या करना चाहिए, आंदोलन कैसे करना चाहिए, कैसे इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। दोहरा तिहरा मने उसके बाद भूमिका में रहे, एक तो लिखने का लेखक के रूप में, फिर आंदोलनकारी के रूप में, फिर रास्ता भी खोजो लोगों को गोलबंद करने के लिए, वो ग्रास रूट का भी काम करो। तो वहां से जहां पर जाते थे बाद में तो बोलते थे कि देवनी आ रही है, ये लोगों का, हम लोगों का टीम बहुत हाईलाइट हो गया। तब वहां से अखबार भी मैंने शुरू, अखबार में भी लिखना पढ़ना भी शुरू किए और उसी दशक में 1996 से 97 से प्रभात खबर में लिखने लगे। प्रभात खबर में लिखने 97 98 तक में फुल फ्लेजेड हम लोग अखबार में, प्रभात खबर में 6 7 8 10 आदिवासी मतलब लेखक वहां पर पैदा हो गए और हम लोग फुल फ्लेजेड लिखते थे। तो ये रहा। दीदी, जल जंगल जमीन की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका क्या रही? जल जंगल जमीन की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका आज की तारीख में मैं ये कहना चाहूंगी कि आदिवासी समाज की बात जब हम करते हैं, जब बराबरी की बात करते हैं, तो एक आदिवासी समाज ही ऐसा समाज है जहां पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने भी महिलाओं की भूमिका थी और देश जमीन जल जंगल बचाने में भी महिलाओं की भूमिका आज की तारीख में 60% से ऊपर है। कोई भी लड़ाई ऐसा नहीं है जहां पर महिलाएं नहीं है, और जहां पर पुरुषों का केवल लड़ाई हुआ है वहां पर लड़ाई डगमगाया है, संगठन डगमगाया है। और जहां पर महिलाएं जहां पर सामने रही, 50% भी जहां पर महिलाएं लड़ी, हर आंदोलन, चाहे अपने कोयलकारो परियोजना के खिलाफ का आंदोलन की बात करेंगे, नेतरहाट पिलपायरी रेंज की बात, आंदोलन की बात करेंगे, या तो पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में जमीन बचाने का जितना भी आंदोलन है, सब आंदोलन में जहां भी महिलाओं की भागीदारी रही, विशेष करके आदिवासी बहुल इलाकों में, हर आंदोलन हम लोगों ने जीता है। चाहे आर्सेलर-मित्तल के खिलाफ की लड़ाई की बात करेंगे, हर लड़ाई हम लोगों ने जीता है। तो आज की धरती अगर बची है, पर्यावरण बचा है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आदिवासी आंदोलन के चलते, आदिवासी स्त्री और पुरुष की जो सहभागिता रही है आंदोलन में विस्थापन के खिलाफ, उसके चलते ही ये धरती आज बची है, पर्यावरण भी आज बचा हुआ है, नदी झील और झरने बचे हुए हैं। विकास के नाम पर जमीन चला जाता है, तो महिलाओं पर क्या असर पड़ा, यहाँ खासकर आदिवासी महिलाओं पर? सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ता है, और इसीलिए आपने जब मेरे बारे में पूछे तो मैं अपनी बात को मैं रखती हूँ। कोई भी मुझसे पूछते हैं कि कैसे आप अखबार में आए, कैसे आप आंदोलन में आए, वो मुझको कोई ट्रेनिंग देके नहीं लाया गया। मैं जीवन का जो जितना कदम मैं बढ़ाई, उतना कदम में मैंने सीखने का कोशिश किया, और हमारा रोल मॉडल एक एक कदम का, एक एक कंकड़ और पत्थर और एक एक कांटा जो हमारे पैर में चुभता गया, वो हमारा रोल मॉडल हुआ, और वही मुझको दिशा और दशा समझाते गया, और दिशा भी मैं वहीं से निकालते गए। आपने जो सवाल किया कि विकास के नाम पर जो विस्थापित होते हैं, तो आदिवासी महिलाओं की क्या स्थिति, मैं सब कोई को बोलती हूँ। जब यहाँ पर जबड़ा में डैम बन रहा था, गलत तरीके से लोग बना रहे थे, जब मैं वहां पर गई, मुझको तो लोगों को जेल ले जा रहा था, उसको छुड़ाने के लिए मैं गई। जब वहां पर देखी कि सब महिला बच्चों का, सब महिलाएं छोटा छोटा बच्चा को गोद में लेके बैठी हुई हैं, और वो लोग रो रही हैं, सिर गाड़ के रो रही हैं, वो लोग सिर उठा नहीं पा रही हैं। और जब मैं सब कोई का बात सुनी, उसके बाद मैं उन लोगों का स्थिति देख के भीतर से हिल गई। तब मैं बोली कि नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं? तो लोग बोले कि पहले से वो लोग का एक गांव का लड़का का हत्या हो चुका था जमीन बचाने के नाम पर। उन लोग बोले अभी आपसे बात कर रहे हैं, रात को हम लोगों का क्या होगा नहीं जानते हैं। तो मैं बोली कि फिर भी आप लोग क्या करना चाहते हैं? तो लोग बोलते हैं जमीन बचाना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ कोई नहीं है। तो मैं उन लोगों के सामने शर्त रखी, अगर आप लोग जमीन बचाना चाहते हैं तो मेरा शर्त इतना ही होगा कि मैं कहूंगी वोट तो आपको उठना पड़ेगा, और जब तक खड़ा रहने के लिए मैं बोलूंगी आपको खड़ा रहना पड़ेगा। वो जो सिनेरियो था 16 दिसंबर 2000
10 का, जहां पर वो डैम बन रहा था, वो जो सिनेरियो था मुझको पूरा भीतर से और भी हिला दिया। जो बचपन में तो मैं हिली हुई थी, मेरा जिंदगी पूरी तरह से उसी से चल रहा था, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद फिर से मैं हिल गई। तब मैं उन लोगों को जो शर्त रखी, वो लोग बोले कि हम लोग मानेंगे। जो जेल भेज रहा था उनको छुड़ाए। आज की तारीख में वो लड़ाई जब लड़ रहे थे तो हर तरह के संगठन थे, अंदर का संगठन, भीतर का संगठन, बाहर का संगठन। मुझको बोले कि आप ये गांव आना छोड़ दो, गांव आना छोड़ दो। ये बात उन लोगों ने कहा, गांव आना आप छोड़ दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मैं उन लोगों को बोली, बैठा के मैं बोली पूरा मेरा जिंदगी का कहानी बताइए। आप जो सवाल किए महिलाओं की क्या स्थिति, मैं बोली कि मेरा माँ बाप का जमीन इतना ईस्वी में जब मैं इतना बड़ा थी तब कुछ निकल गया, हाँ, चला गया। दैमनी बारला है तो वो बच गई। वो रांची शहर का हर जाति और समुदाय का बर्तन गिन के आज जिंदा रही है, सबका घर का पोछा रोछा करके जिंदा रही है। आज पत्रकार बनी, आज नेता बनी, सब कुछ बनी। क्या आप लोगों को लगता है आज की आपकी बेटी और बहुओं का सारा पूरे गांव के लोगों का, जहां पर 6-7 गांव प्रभावित होने जा रहा है, वहां की बेटी और बहनों का आबरू बचेगा? बेटियों को बचा पाएंगे? उनकी जिंदगी बच पाएगी? मैं धन्यवाद देना चाहती हूं उन लोगों को भी जिनके साथ हमारा ये जो बहस चला। बाद में वो लोग बोले कि दीदी आप अपना काम कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आज की तारीख में गांव जहां पर 8-10 गांव का बात हुआ था, गांव के लोग आज बिंदास खेती बाड़ी कर रहे हैं, बिंदास गांव का आदमी लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। आपको मैं बता दे रही हूँ कि मैं जो झेली हूँ बचपन में, मेरा परिवार में अनाथ नहीं थे, 3 बड़े भाई हमारे थे, सबसे छोटी बहन मैं थी। परिवार का मुझको प्यार नहीं मिला था, गार्जियनशिप हमको नहीं मिला था। मैं अनाथ की तरह सब जगह रही, अपना काम की, बर्तन धोई, सब कुछ की, रेजा की, सब काम मैं की। आज मैं मुझको, आप जो सवाल कर रहे हैं जंगल जमीन जाने के बाद क्या होता है, आज की तारीख में आप देख लीजिए एचईसी में कितने लोग विस्थापित हुए, उन महिलाओं को देख लीजिए आज की तारीख में, आप दर दर भटक रहे हैं। सब कोई बड़े अमीरों के घर में वो लोग आपका बर्तन धो रहे हैं, कितने लोग गुमनामी का जिंदगी जी रहे हैं। पूरा झारखंड में मैं भरबली नहीं काम करती हूँ, मैंने उसके लिए किताब भी लिखा। मैंने सब जगह के विस्थापितों के बीच में मैं गई, मैं चांडिल के विस्थापितों के बीच में जाकर वहां का स्टडी की, मैंने एचईसी के विस्थापितों के बीच में वहां का जाके स्टडी की। मैंने तोरामडी जहां पर क्या बोलते हैं यूरेनियम निकलता है ना, तोरामडी के लिए जहां के लोगों का जमीन अधिग्रहण किया गया, वहां के लोगों के बीच में जाके मैं स्टडी की। मैं तेनू घाट के लोगों के विस्थापितों के बीच में वहां पर रह के स्टडी की। फिर मैं आपका जो बीएसएल बोकारो स्टील प्लांट से जितने लोग विस्थापित हुए हैं, सब जगह मैं जाके उन लोगों के साथ मैं जीवन जी। उसके बाद मैं किताब भी लिखी, विस्थापन का दर्द। आज की तारीख में मैं ये बताना चाह रही हूँ, जब मित्तल कंपनी के खिलाफ में यहाँ पर 25,000 हेक्टेयर जमीन लेने की बात हुई 2008 में, तो मैं सामने खड़ा हुई। सामने खड़ा होने के बाद फिर मैं बोली कि मैं गांव नहीं छोड़ूंगी। लोग मुझको बोले कि आपको इतना गोली मारेंगे कि आपका 100 को कोई नहीं पहचाने। मुझको कितना बार थ्रेटनिंग दिया, लेकिन आज भी मैं जिंदा हूं। और जिस गांव में मेरा पैर गया, एक पेड़ मैंने काटने नहीं दिया, एक घर को मैंने नहीं उजाड़ने दिया। तो आज की तारीख में वो मैं शुरू में ही बोली कि एक वर्ग, आज शोषक वर्ग भी महिला दिवस मना रहा है और शोषित वर्ग भी महिला दिवस मना रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। आज हमको तमाम जो पीड़ित वर्ग हैं उनको एक होना पड़ेगा, अपना समाज की स्थिति, अपना आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना पड़ेगा। तब आज महिला दिवस मनाने का कोई हम एक दिशा तय कर पाएंगे। आदिवासी बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे दीदी? आदिवासी बेटियों को मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि समय बदलता जा रहा है। बदलता हुआ समय में हर परिस्थितियां बदल रही हैं, और आज हमारा जो अधिकार था, जो संवैधानिक अधिकार था,
चाहे CNT एक्ट की बात करेंगे, XPT एक्ट की बात करेंगे, 5वीं अनुसूची की बात करेंगे, आज की तारीख में तमाम चीजें बदल रही हैं। आपके हाथ से तमाम अधिकार निकल जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में एक एक इंच जमीन कारपोरेट घराने अडानी और अंबानी के हाथ में बेचा जा रहा है। एक एक आपका नदी और नाला का जमीन पानी आपका बेचा जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में आज की तारीख में छोटा छोटा जो मतभेद है, उन मतभेदों को समझना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा और सभी आदिवासी महिलाओं को मूलवासी आदिवासी महिला से केवल नहीं बनेगा। मूलवासियों की बात भी है। जमीन जंगल सिर्फ आदिवासी के पास नहीं है, मूलवासी भी है। यहाँ पर सब कोई जाति के नाम पर लड़ रहा है। कुर्मी के लोग कहते हैं कि हम आदिवासी बनेंगे। सब कोई को मैं कहना चाहती हूँ, पहला आप जल जंगल जमीन बचाने के लिए आपको एकजुट होना हुआ। आदिवासी महिलाओं को भी कहना चाहती हूँ, यहाँ पर बहुत सारे अभी तो ऐसा हो गया है कि ईसाई और सरना के नाम पर लोग लड़ा रहा है और लोग लड़ने जा रहे हैं। कोई कहता है रूढ़िवादी, कोई बोलता है बिना रूढ़िवादी, कौन क्या कहता है। उस सबको छोड़ के जल जंगल जमीन, हमारा भाषा और संस्कृति हमारा लुटा रहा है। हमारा तमाम जो हमारे दुश्मन है, हर दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। पहले काला और गोरा में पहचान होता था, आज की तारीख में कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है, उसको परखने के लिए आपको माने संगठित होना पड़ेगा। और हम आज जो हमारे युवा वर्ग भी हैं, नशा में डूबे रहते हैं, उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ कि हर तरह से आप अपना संविधान को पढ़िए। संविधान हर किसी के घर में, जिसके घर में बाइबल है, रामायण है और कुरान है, आप लोग सबको धार्मिक रूप से रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन संविधान को भी हर घर में होना चाहिए कि आपका भारत के संविधान में आपको क्या अधिकार दिया है और कौन सा दुश्मन कानून के रूप में, पॉलिसी के रूप में, और कौन सा दुश्मन आपका नीति और रीति के रूप में आपके ऊपर में हमला कर रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। आप सुने जाने माने चेहरा आनंद देंगवारला की बात। और आज हम लोग बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, लेकिन आज भी कहेंगे कि जिस तरह से भावुक होते हुए अपनी बातों को रखे, अपने जीवन की कुछ बातें बताए और उससे लोगों को सीखने की भी जरूरत है। लेकिन जिस तरह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपनी बात को दीदी रखी और लोगों को समझाने की कोशिश की, आदिवासी बेटियों को संदेश देने की कोशिश की कि जल जंगल जमीन बचाने के लिए किस तरह से उनको आगे आना चाहिए। जो नशा करते हैं उस पर भी अपनी बात को रखे। तो जब पूरी बात जब सुनेंगे तो इनका जो संदेश था उनको उस बात को समझ में आएगा, या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो बात रखी उस बात को समझ पाएंगे। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।